हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सीबीएसई ने बोर्ड की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है, जो कि आपकी फरवरी की मिड में है। तो इसी क्रम में हम एक रिवीजन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट वन अभी जितना टाइम बचा है, 1 मंथ तो है, 1 मंथ से ऊपर ही है, उतने में 12th की जो बायोलॉजी है उसे रिवाइज़ कर लें। और इसके लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ये सीरीज़ नीट के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि नीट का जो भी सिलेबस होता है बायोलॉजी में वो सारा बुक के अंदर से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स ये जो रिप्रोडक्शन है ये हम स्टडी करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स में। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्लावर को देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद फ्लावर का डायग्राम देखने के बाद हमें प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो इवेंट्स होते हैं वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वो आएंगे आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। और सबसे लास्ट में आपको मिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रेनी। लेट्स स्टार्ट, शुरू कर देते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है, प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? द माइरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय gazing at, the scent and the perfume that we swoon over, the rich color that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. जो फ्लावर है जिन्हें देखकर हम एंजॉय करते हैं, उनकी सेंट, परफ्यूम जिन्हें के ऊपर हम मोहित हो जाते हैं, उनके रिच कलर जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एड की तरह काम करते हैं, मतलब सहायक होते हैं रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिट ओनली फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए एग्जिट नहीं करते कि हम उन्हें हमें खुद गर्जी के लिए यूज़ करें। ऑल फ्लावर्स प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A look at the diversity of structure of the inflorescence, flowers and flower parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction. आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है स्ट्रक्चर में, इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर में, फ्लावर या फ्लावर के पार्ट्स हों, जो उसमें डाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है। काफ़ी अमेजिंग रेंज है, इसमें बहुत वेरिएशन है। और ये सब किस लिए है? ताकि इंश्योर कर सकें कि जो इसका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स एंड सीड्स, वो बने, किसी भी सूरत में वो बनने चाहिए। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्थात एंजियोस्पर्म। अब देखिए, ये है फ्लावर का डायग्राम, जो आपने अपने पहले की क्लासों में भी देखा हुआ है। कॉमनली एक फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स ये बाहर की जो लेयर होती है, वर्ल होती है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की आपको वर्ल दिख रही है, ये वाली, ये है कैलेक्स। इसकी यूनिट को सेपल कहते हैं। ये एक यूनिट है। इसका काम होता है कि अंदर की जो वर्ल्ड है, अंदर के जो ऑर्गन है, उन सबको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है कोरोला, जिसकी यूनिट होती है पेटल। यूनिट क्या होगी? कोरोला की यूनिट पेटल होगी। और ये कलरफुल होते हैं, इसका मतलब है ये रिच होते हैं कलर में, वाइब्रेंट कलर होते हैं, और इनका काम होता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेमन, इसकी यूनिट है स्टेमन। देखिए, स्टेमन में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है एंथर, ये वाला।
ये एंथर है। उसके बाद ये जो नीचे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट। और देखिए ये सबसे नीचे जाके किस पे अटैच हो रहा है, पेटल पर। इसका नीचे जो पार्ट है वो पेटल पर या फिर ओवरी के ऊपर अटैच हो रहा है। और उसके बाद आता है गाइनोशियम यानी कि पिस्टल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए जो सेंटर में है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम, जिसके सबसे ऊपर है स्टिग्मा। सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा। और उसके बाद स्टिग्मा से नीचे की तरफ एक पाइप जैसी संरचना जा रही है जिसे बोलेंगे स्टाइल। और ये नीचे जाके यहाँ पर देखिए ये नीचे जाके एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स मिलते हैं। तो ये हो गया एक फ्लावर का डायग्राम। ये अलस ऑफ फ्लावर है जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए ये दोनों जो हैं ये इन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी वर्ड। एक्सेसरी वर्ड। और ये जो दोनों हैं ये इम्पोर्टेंट हैं फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये आएंगे हमारे एसेंशियल या फिर नेसेसरी में। नेसेसरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको सब पता ही है कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावर ही होगा। In earlier classes, you have read the various parts of a flower. Figure 1.1 जो कि अभी आपने देखी है will help you recall the parts of typical flower. ये देखकर आपको अपना पुराना डायग्राम याद आ गया होगा। Can you name the two parts in flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? आपको कोई दो पार्ट बताने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ, जो इम्पोर्टेंट यूनिट है। उसके बाद आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि इसमें क्या क्या होता है, रिप्रोडक्शन होने से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। फूल दिखने से पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया था कि प्लांट पर फ्लावर आने वाला है। सेवरल हार्मोनल, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। Several hormonal and structural changes are initiated, which lead to the differentiation and further development of floral primordium. तो कैसे स्टार्ट होता है, प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। ये देखिए ये है सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं जिससे डिफरेंशिएशन होता है और फ्लोरल प्रीमोडियम की डेवलपमेंट होती है। Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. Inflorescence बनता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लोरल बर्ड, और फ्लोरल बर्ड बाद में किस में चेंज होता है, हो जाती हैं फ्लावर्स में। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। इसमें फ्लावर में मेल जो कि एंड्रोशियम है, फीमेल यानी कि गाइनोशियम वो डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। Okay, you would recollect and that the endometrium consists of a whorl of stamens. एंडोशियम के अंदर क्या है, whorl of stamen, यूनिट स्टेमन थी। रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या शो करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड द गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आते हैं स्टेमन पे। स्टेमन, द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन। फिगर 1.2 ये वाली जो फिगर है shows two part of typical stamen। सॉरी, इसके अंदर ना ये वाला स्ट्रक्चर है, मैंने पूरा ही डायग्राम बता दिया। उसमें ये पहले वाला जो डायग्राम है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, एक लॉन्ग अनसिलेंड्रिकल स्टॉक। ये वाला, ये जो ये वाला है ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक, ये है फिलामेंट। ये वाला ये फिलामेंट है। एंड द टर्मिनल, ये जो सबसे ऊपर है टर्मिनल पे, ये है बाइलोब स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे एंथर।
द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये है प्रोक्सिमल पार्ट। ये कहाँ अटैच होगा? ये अटैच होगा या तो पेटल पर या फिर थैलेमस पर। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इनके नंबर, इन नंबर किसके? स्टेमन के स्टेमन कितने हैं और इनकी लेंथ कैसी है, ये वेरिएबल होती है। एक डिफरेंट, जाहिर सी बात है, अलग अलग स्पीशीज में नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन भी अलग अलग ही होगी। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आपको कोई 10 फ्लावर दिए जाएं, उसे कलेक्ट करो आप स्टेमन को, उसके बाद अरेंज करो स्लाइड पे, आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, चाहे शेप हो, साइज हो, नंबर हो। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की जो एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड मीन्स उसके अंदर ऊपर जो होती हैं वो 2 लोब होती हैं, एंड विद ईच लोब विद 2 थीका, और हर लोब में, मान लीजिए ये लोब एक पहली लोब है और ये दूसरी लोब है, हर लोब में ऐसे 2 थीका होते हैं। तो एक में 2, तो दोनों में कितने हो गए? 4। दे आर डाइथिकस। ऑफन अ longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। ये देखिए, ये जो ये है, ये जो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, ये longitudinal groove है, इस थीका को और इस थीका को ये सेपरेट करती है। ये 2 थीका हैं ये वाले। Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse section of the anther। चलिए, इसके टीएस ऑफ एंड टीएस का डायग्राम दिया है ये वाला। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो आपका टीएस आएगा, और टीएस में ये आपका डायग्राम, उसमें टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से टिश्यू हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या है। द बायलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। देखिए, इसमें जो 2 लोब दिखाई दे रही हैं, एक ये बहुत इजीली आप देख सकते हैं टीएस में। द एंथर इज 4 साइडेड, 4 साइडेड है, एक कोना यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। 4 साइडेड है यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कंसिडरिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए हम कहेंगे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर, जो कि कहाँ पर है? कोनों पे। ये रहे 4 कोने, टेट्रागोनल है ये स्ट्रक्चर। और सारे के सारे जो हैं, जैसे एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक कॉर्नर में, दूसरे कोने में, इस तरह से अरेंज है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया और डेवलप होके किस में चेंज हो जाती हैं? पोलन सैक में। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट होगा और लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा? पोलन सैक में। एक्सटेंड longitudinally and become pollen sacs। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। और उसके बाद इससे भर जाएंगी पोलन ग्रेन से। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन टीएस टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। एक टीएस में आप देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर दिखाई देगी। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। इसके आसपास कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहला एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडल लेयर और फोर्थ है टैपिटम। तो कितनी लेयर हो गई इसमें? 4 लेयर हो गई। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, अंदर की तरफ हो गई टैपिटम। जैसे बताया है ये इसी तरह से अरेंज होंगी। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीशियम, उससे अंदर वाली मिडिल लेयर और सबसे अंदर होगी 4th नंबर पर टैपिटम, ये सेंटर में होगी। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो टैपिटम का काम है वो है नरिशमेंट देना, इससे जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। सेल ऑफ द टैपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है?
जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है, घना होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड with dense cytoplasm. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल होती हैं अंदर, जिन्हें कहते हैं होमोजेनस टिश्यू। ये सेंटर में प्रेजेंट होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आ जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? देखिए, जो पोलन ग्रेन है वो गैमेट नहीं है, वो है अभी पढ़ेंगे पोलन की मेल गैमेट किसे बोलेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि पोलन ग्रेन से आगे कैसे डेवलपमेंट होती है। एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर की डेवलपमेंट होती है, द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोरिक टेट्राड्स। जैसे एंथर की डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, जो सेंटर में टिश्यू होते हैं, उनके अंदर मेयोटिक डिवीजन होती है, यानी कि 2n से n बनते हैं और उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरिक टेट्राड, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स का एक ग्रुप। तो इस तरह से भी अरेंज हो, ये होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम पे जाने से पहले एक बार इसमें आ जाते हैं। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी, इसी पे आते हैं। देखिए, इसमें जो है वो हमें पता था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 4 वॉल्स होती हैं। तो पहली वाली थी एपिडर्मिस, ये भी सिंगल सेल थी। एंडोथीशियम भी सिंगल सेल थी। ये 3 से 4 लेयर्ड होती है, 3 से 4। और मल्टीपिटम ये डेंस होती है। देखिए, यंग में, यंग एंथर की बात करें तो उसमें ये चारों आपको मिल जाएंगे, चारों वॉल लेयर्स आपको मिलेंगी। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो सिर्फ बाहर की 2 लेयर ही बचती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। मिडल लेयर और टेपिटम डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और ये जो ऊपर की 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना और डेहिसेंस में, पोलन ग्रेन के डेहिसेंस में रिलीज में हेल्प करना। ये देखिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है, एपिडर्मिस 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो ऊपर की 3 वॉल हैं वो किस में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। और इन द हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जब पोलन रिलीज होते हैं तो वॉल के डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। और जो अंदर की जो लेयर है टेपिटम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका काम होता है नरिशमेंट देना। और एक और चीज, अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि भी तीनों में से जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, इन तीनों में से डेहिसेंस में कौन सी हेल्प करती है, तो आप बताएंगे कि जो एंडोथीशियम है इसका मेन फंक्शन होता है डेहिसेंस में हेल्प करना। उसके बाद हम टेपिटम पे आए कि टेपिटम क्या करती है। टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। पहली बात तो, सबसे मेन बात तो ये है कि नरिशमेंट देती है। दूसरा, ये रिलीज करता है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम का क्या काम है, देखिए ये जो है, ये वाला इधर आइए, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो इनके बीच का कैलोज सब्सटेंस है उसको कैलेज एंजाइम डाइजेस्ट कर लेता है और इनको अलग अलग कर देता है। ठीक है, ये एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन हो गया, पहला था नरिशमेंट देना, दूसरा हो गया कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करना, तीसरा है उबिश बॉडीज, UBISCS, उबिश बॉडीज रिलीज करता है। उबिश बॉडीज क्या है, ये लिपिड नेचर की होती हैं जो टेपिटम सीक्रेट करता है।
और ये क्या करती हैं, ये एंजाइम की थिकनेस को बढ़ा देती हैं। जो बाहर की वॉल होती है पोलन की, उसको ही थिकनेस को बढ़ा देती हैं स्पोरोपोलिन के अंदर कवर होके। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। ये देखिए, ये टीएस है ऑफ यंग एंथर। ये यंग एंथर का टीएस है। इसमें आपको दिखाया है जूम करके, यहाँ पे देखिए। पहले इसको देख लेते हैं। ये सेंटर में कनेक्टिव है। सबसे बाहर के लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड वाली एंडोथेशियम, उसके बाद मिडल लेयर यहाँ पे दिया है और सेंटर में है जो फोर्थ लेयर है टेपिटम, और इनके सबके सेंटर में है आपका स्पोरोजेनस टिश्यू। यहाँ पर जूम करके दिखाया है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। ये देखिए, ये जो है ये डेंस साइटोप्लाज्म जिसमें दिख रहा है आपको, ये है टैपिटम, और सेंटर में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, या फिर पोलन मदर सेल, पीएमसी कहते हैं इसे। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो सिर्फ दो ही लेयर बचती हैं बाहर की। कौन कौन सी? एपिडर्मिस और एंडोथेशियम, ये लेयर ही इसमें बचेंगी। ये बाकी के अंदर की जो है मिडिल लेयर टेपिटम, ये खत्म हो गई होंगी। और ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ से देखिए डेhiscence हो रहा है और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं। ये मैच्योर है और डेहिस मतलब वो है जिसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसमें है एज सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कि स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल कैपेबल होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को प्रोड्यूस कर सके। माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने बताया था कि 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, जिसमें से हर कोई एक पोलन बन सकता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। तो जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोर का बनना, किससे? पोलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हो रही है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यही वो प्रोसेस है। हाईलाइट कर देते हैं इसे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। जैसे माइक्रोस्पोर जब बनते हैं तो वो अरेंज होते हैं 4 सेल्स में, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। और किस में डेवलप हो जाते हैं? पोलन ग्रेन में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कितने माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं? सेवरल थाउजेंड हो सकते हैं। सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर एक पोलन सेक के अंदर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कितने हो सकते हैं। आर फॉर्मेट दैट आर रिलीज विद द डेhiscence ऑफ एंथर, जो रिलीज होते हैं एंथर के डेhiscence के साथ में। पोलन ग्रेन पे आ जाते हैं। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। देखिए मैंने बताया था जो पोलन ग्रेन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को। ये मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस के ओपन एंथर को टच करोगे या फिर किसी दूसरे फ्लावर को ऐसे टच करोगे जिसका एंथर ओपन है, तो आपको अपनी फिंगर पे एक येलो पाउडर से दिखाई देगा, जो कि क्या है? उसके पोलन ग्रेन्स हैं। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर, इनको आप पानी की ड्रॉप पे डाल के ग्लास लाइट पर देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के डायग्राम, उनके स्ट्रक्चर दिखाई देंगे पोलन्स के। ये देखिए, ये तीनों हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। अब आते हैं इस पर। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल,
कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, राउंड शेप, मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर। ये इसकी साइज की रेंज है कि 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर होते हैं इन डायमीटर में। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। इसके इन दो, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोमिनेंट 2 लेयर होती हैं इसमें। बाहर की को कहते हैं एक्साइन, जो बाहर की लेयर है वो होगी एक्साइन, और अंदर वाली होगी इंटाइन। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, जो बाहर की हार्ड आउटर लेयर है जो टफ होती है एक्साइन, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। विच कैन हाई स्टैंड it can withstand high temperature and strong acid and alkali। ये किसको रेजिस्ट कर सकता है? हाई टेम्परेचर को क्या अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस है? स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाई। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फॉर नॉन। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पता चला है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, खत्म कर सके, डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। उसमें एक अपर्चर भी होता है एक्साइन में, जिससे कहते हैं जंप। देखिए एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो एक जगह आके जो बाहर की एक्साइन है वो खत्म हो जाती है, जैसे यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म आ गई, तो यहाँ पे पोर बन गया, तो उसे कहते हैं जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। तो जर्म पोर क्या है? वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पोलन ग्रेन्स अभी भी फॉसिल में वेल प्रिजर्व्ड है। क्यों है फॉसिल के अंदर वो सुरक्षित अभी तक? क्योंकि उनके ऊपर किसकी लेयर है? स्पोरोपोलेनिन की, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। और इसमें भी वेरिएशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे आपको, डिजाइन मिलेंगे। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। जो अंदर की जो लेयर है उसे बोलते हैं इंटाइन। INTINE, इंटाइन। इट इज थिन, पतली होती है, एंड कंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। यहाँ पे देखिए सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्मा है वो किससे सराउंडेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर दो सेल होते हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनेटिव सेल। देखिए ये वेजिटेटिव सेल है और ये नीचे वाली है जेनेटिव सेल। ये तब बनेगी जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, जो वेजिटेटिव सेल है ये बड़ी होती है साइज में, देख सकते हैं। इट इज बिगर and has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus। abundant इसके पास फूड है और डेंस साइटोप्लाज्म है। ओके अब दूसरा आता है द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। जो जनरेटिव सेल है वो छोटी होगी एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जब इसकी ये वॉल खत्म हो जाएगी, जो कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच बनी हुई है, जब ये वॉल खत्म हो जाती है तो उसके बाद जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर ही घूमती रहती है। एंड इट इज स्पिंडल शेप। कैसी शेप होती है? स्पिंडल वाली, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ये देखिए 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन शेड होता है किस स्टेज पर? टू सेल स्टेज पर। 60% केस में बता रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन गिरता है, झड़ता है, वो होता है टू सेल स्टेज पर। बाकी की बची हुई कितनी बची? 40% बच गई। उसमें जेनेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू
2 मेल गैमेट। जो जनरेटिव सेल है, जो छोटी वाली सेल है, उसका न्यूक्लियस वो सेल डिवाइड करती है और उससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, जिससे कि वो बन जाती है 3 सेल स्टेज। वो शेड करेंगे 3 सेल स्टेज पर। 60% में हो गया 2 सेल पे और बाकी की बची 40% में हुआ 3 सेल पे। 3 सेल कैसे बनी? जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर डिवीजन हुई और उसके अंदर 2 मेल गैमेट बन गए और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 ये, तो 3 सेल हो गए इस तरह से। अब आगे आते हैं। द पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवर एलर्जीज एंड ब्रोंचियल एफिलिक्शन इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। देखिए, कुछ लोगों को पोलन ग्रेन्स जब रिलीज होते हैं तो उनसे एलर्जी हो जाती है, जिससे उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह के। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, जो पार्थेनियम है, जिसका कॉमन जो कि एक वीड है, कैरेट ग्रास जो है, दैट कम इन इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट, जो बाहर से गेहूं इंपोर्ट की थी उसके साथ वो आ गया था और अब ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है और इसकी वजह से भी पोलन एलर्जी होती है। द पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स। पिछले कुछ ईयर से ये ट्रेंड में बन गया है कि पोलन को भी एक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। अब डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, तो हम क्या उसमें क्या करते हैं कि जो बीज ने इकट्ठे किए हैं उससे बनाते हैं ये। इन वेस्टर्न कंट्रीज आर लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। ये इम्पोर्टेंट है कि पोलन ऐसा क्लेम किया गया है कि पोलन के कंजप्शन से जो एथलीट्स होते हैं और जो रेस वाले घोड़े होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग। व्हेन वंस दे आर शेड, जब पोलन ग्रेन शेड होते हैं, झड़ते हैं, तो क्या होता है, एंथर से वो निकलेंगे और गायनोशियम के स्टिग्मा पर जाकर वो लैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद they have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अपनी viability को खो देने से पहले ही उन्हें स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना पड़ता है। viability क्या है? ये वो पीरियड है जब वो जर्मिनेट कर सकते हैं, एक पीरियड के बाद वो बेकार हो जाते हैं। How long do you think the pollen grains retain viability? आपको क्या लगता है कितना टाइम तक होता होगा? The period for which pollen grain remain viable is highly variable। ये सब में वेरिएबल है and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity। किस पे डिपेंड करता है कि एक तो पहला तो हो गया स्पीशीज क्या है, कौन से स्पीशीज है, और दूसरा फैक्टर हो गया कि टेम्परेचर कैसा है, तीसरा हो गया कि ह्यूमिडिटी क्या है। ये फैक्टर हैं जो विएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इन सम सीरियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर वो अपनी विएबिलिटी को खो देते हैं। जब वो रिलीज होते हैं उसके विद इन 30 मिनट्स अगर वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं तो आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो बेकार हो जाते हैं। एंड इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, जैसे कुछ मेंबर रोजेसी के कुछ मेंबर हैं, लेग्यूमिनेसी के कुछ जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, दे आर मेंटेन विएबिलिटी फॉर मंथ्स। उनकी जो विएबिलिटी है वो मंथ्स तक, कई महीनों तक रहती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन। आपने सीमन को स्टोर करने का सुना होगा।
कहाँ पे थे हम? You may heard of storing semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination. जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है उसके लिए क्या करते हैं, एनिमल्स के सीमेन को स्टोर करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं। तो सेम इसी तरह से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है। कैसे स्टोर करेंगे, ये देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर उसे स्टोर कर सकते हैं। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स। इन्हें कैसे यूज किया सकता है, पोलन बैंक की तरह, सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा।